समराइज्ड व्यू में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। ये पॉइंट्स आपको पता होने ही चाहिए। अगर आपके पास में लास्ट मिनट है, आप पूरा नहीं याद कर पा रहे हो, बहुत दिक्कत आ रहा है, तो कम से कम ये पॉइंट्स तो याद करके ही जा, ठीक है, इनको नहीं। तो पहला पॉइंट आता है दौरुद्य। अलग अलग ऑथर्स ने अलग अलग जो है दौरुद्य उत्पत्ति मानी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अष्टांग हृदय, और 7th मंथ में बोलेंगे प्रव्यक्तर भवति, ठीक है। तो ध्यान होना चाहिए, 347 करके याद रख लो। आई होप सो प्रिपरेशन अच्छी चल रही हो, और APGT एंट्रेंस आने ही वाला है, तो तैयारी अच्छे से करनी है। और ध्यान रखना है कि जो हमारा क्वेश्चन प्रैक्टिस है उस पर आपका मेन फोकस रहे, ठीक है। और जो टाइम आप प्रेफर करेंगे, मेक श्योर कि आप मॉर्निंग में रखें, क्योंकि जो आप एग्जाम डे में जो आपका मॉर्निंग का ही टाइम होगा, है ना, 10 AM ऑनवर्ड, तो इसीलिए जो भी आप डेली जब प्रैक्टिस करते हैं वो भी 10 बजे के बाद ही रखें, ताकि आपका जो माइंड है वो उसी टाइम क्लॉक पर सेट हो जाए और उसी अकॉर्डिंग परफॉर्म करे। ओके, आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट, जितने भी हमारे आयुर्वेद रिलेटेड एंट्रेंस होते हैं, चाहे से वो APGT हो मास्टर्स के लिए, या फिर आपका CRAV हो, या फिर AMOS के लिए हो, तो उन सभी में लगभग 1 to 2 क्वेश्चंस देखे गए, क्या, और कुछ क्वेश्चन पेपर में तो 3 क्वेश्चंस भी आए उस टॉपिक, इसलिए ध्यान रखना है, इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है। ओके, ट्राई करेंगे कि वीडियो को सिंप्लीफाई करें जितना हो सके और आपको याद करने में ईजी रहे। तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं मांस अनुवासिक वृद्धि, ठीक। तो हम मंथ वाइज फीटल डेवलपमेंट देखेंगे इस टॉपिक के अंदर, ठीक है। पूरा 1 to 9 मंथ्स तक कैसे कैसे बेबी का डेवलपमेंट हो रहा है आयुर्वेद टेक्स्ट के अकॉर्डिंग। उसके बाद हम कुछ मॉडर्न की पॉइंट्स देखेंगे, और जो प्रेगनेंसी के जो हम कुछ साइंस पढ़ते हैं, शैडविक्स वगैरह, तो वो भी हम डिस्कस करें, ठीक है। AIPGT के रिगार्डिंग वो भी इम्पोर्टेंट है, पूछे जाते हैं तो जरूरी है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सुश्रुत का देखेंगे। आपको पता ही है आचार्य सुश्रुत का जो है शारीर स्थान श्रेष्ठ बताया गया है, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी आचार्य सुश्रुत का सबसे इम्पोर्टेंट है ये वाला सेक्शन। ओके, तो सबसे पहले उन्हीं का पढ़ेंगे, उसके बाद आचार्य चरक का देखेंगे, और एक आध कुछ जो इम्पोर्टेंट होंगे अष्टांग हृदय, अष्टांग संग्रह के, या फिर काश्यप के, वो भी 1-2 पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। ओके, मेन फोकस रहेगा सुश्रुत का। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। मास अनुमासिक वृद्धि, सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट मंथ। तो देखिए, जो फर्स्ट मंथ में बताया गया है आचार्य सुश्रुत ने, क्या बोलते हैं वो, प्रथमे मानसी कललम जायते, कललम, ठीक है। तो ये जो कलल है वो क्या है, जेली लाइक स्ट्रक्चर बताया गया है, इसको आप इससे कोरिलेट कर सकते हो। तो जो जब आप मॉडर्न टेक्स्ट पढ़ेंगे उसमें जो जेस्टेशनल सैक होता है, जस्ट 15 डेज या 20 डेज के अंडर में जो आपको मिलता है, वो भी जेली लाइक स्ट्रक्चर ही होता है। सेम अपीयरेंस जो है आयुर्वेद में भी आपको कलल से आप कोरिलेट कर, बुद्ध आकार भी बोला गया है ना। तो आचार्य सुश्रुत क्या बोल रहे हैं, कललम जायते ही। आचार्य चरक क्या बताते हैं, उनका देख लेते हैं। तो आचार्य चरक ने 1-2 पॉइंट्स बताए हैं, जैसे कि वो पहला बोलते हैं सर्वधातु कलुषीकृत, है ना। तो ये जो कलुषीकृत है ना, इसका मतलब यही है, सर्वधातु कललम जायते ही, मतलब वही सेम बात बार बार रिपीट हो रही है, बस ये ऑथर्स अलग हैं लेकिन मीनिंग सेम है। ओके, दूसरा क्या बोलते हैं वो, अव्यक्त विग्रह, कि जो भी विग्रह हो रहा है वो कैसा है, अव्यक्त है, आप उसको डिफाइन नहीं कर पा रहे हो कि ये फीट हैं, हैंड्स हैं, ठीक है, कौन सा स्ट्रक्चर बन रहा है, ये आपको क्लियर नहीं हो पा रहा अभी। दूसरा क्या बोलते हैं वो, सत असत भूत अंग अवयव, ठीक है। इसका मतलब क्या है, क्या सत है क्या असत है, ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में, भूत अंग अवयव, कि कौन सा, वही जो मैंने अभी बात बताया आपको, सेम वही बोल रहे हैं वो, कि कौन सा अंग अवयव बन रहा है, ट्रू कौन सा है, फॉल्स कौन सा है, सत्य क्या है असत्य क्या है, वो अभी क्लियर नहीं हो पा रहा, ठीक है। तो ये आचार्य चरक बताते, इतना आपको पता हो, ठीक है। दूसरा जो आचार्य चक्रपाणी है वो भी कलल की टीका करके बताते हैं, वो बोलते हैं क्या, खेट भूतो इति श्लेष्म भूतौ। तो फर्स्ट मंथ में आपको इतना पता होना चाहिए। आचार्य सुश्रुत क्या बोलते हैं, कललम जायते ही, कललम मतलब क्या होता है, जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है। आचार्य चरक क्या बोलते हैं, सर्वधातु कलुषीकृता, सर्वधातु कलुषीकृता। दूसरा अव्यक्त विग्रह, तीसरा सत असत भूत अंगव अवयव, यानी कि क्या कौन सा ऑर्गन बन रहा है ये भी क्लियर नहीं हो पा रहा है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं सेकंड मंथ की तरफ। सेकंड मंथ में आचार्य सुश्रुत क्या बताते हैं, शीत ऊष्म अनिले प्लस क्या, महाभूतानाम अभिप्रपच्यमानम महाभूतानाम संघातो घनः, यानी कि जो अभी तक जो कलल था, कलल स्वरूप था, है ना, जेली लाइक स्ट्रक्चर था, उसमें त्रिदोष, शीत उष्म अनिल मतलब त्रिदोष, साथ में पंच महाभूत, ये दोनों मिलकर क्या कर देते हैं, घनहा, घनहा संघातई, यानी कि उसमें कुछ घनता ला रहे हैं, कुछ हार्डनेस ला रहे हैं, ठीक है। तो ये आचार्य सुश्रुत ने बताया। दूसरा वो स्ट्रक्चर बता रहे हैं कि घनता किस स्वरूप की है ना, कौन से शेप लिए हुए है, उस पर डिपेंड करेगा जेंडर बेबी का क्या है। जैसे कि मान लीजिए
अगर वो पेशी आकार की है तो वो क्या होगी, फीमेल हो, है ना। लेकिन अगर वो कैसी है, पिंड स्वरूप है, तो वो क्या होगा, वो होगा मेल, है ना। और अगर वो अर्बुदाकार की है तो वो कैसा होगा, नपुंसक होगा। ठीक है, रीजन क्या बताया, घनता आने की वजह से, कि घनता किस प्रकार की है उस पर डिपेंड करेगा कि बेबी का जेंडर क्या होने वाला है। तो ये आचार्य सुश्रुत ने बोला है। ठीक है, शारीर श्रेष्ठ है तो उनको अच्छे से पता होगा ना जेंडर वगैरह के बारे में, तो इसीलिए उन्होंने यहाँ पर शेप का अलग से डिस्क्रिप्शन दिए है। लेकिन आचार्य चरक ने ऐसा कुछ नहीं दिया, वो क्लियरली बता रहे हैं द्वितीय मासे घन संपद्यते पिंडः पेशी अर्बुदम वा, कि कैसा स्ट्रक्चर है, बस उसके अकॉर्डिंग उन्होंने बता दिया कि घनता है तो पुरुष है, पेशी है तो स्त्री है, और अगर अर्बुद है तो नपुंसक है। रीजन आचार्य सुश्रुत ने बताया। ठीक है, कि शीत ऊष्म अनिल इनका और साथ में पंच महाभूत का जब ये संयोग होगा तब जाकर घनता होगी। ओके, तो इतना ध्यान रखना है आपको। आगे चलते हैं थर्ड मंथ। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे थर्ड मंथ का, देख लेते हैं। थर्ड मंथ में आचार्य सुश्रुत क्या बताते हैं बच्चों, देखो, हस्तपाद शिरसाम पंचपिंड का निवर्तन। तो क्वेश्चन आता है कि पंच पिंडिका ये कब बनती है। ठीक है, तो थर्ड मंथ में बनती है, ये पता होना चाहिए आपको। दूसरा क्या वो बोलते हैं, अंग प्रत्यंग विभागश्च सूक्ष्मो भवति, यानी कि जो अंग प्रत्यंग हैं वो कैसे हो गए, सूक्ष्म दिखने लग जाएंगे। यहाँ पर क्या वर्ड इंपॉर्टेंट है, सूक्ष्मो भवति, छोटे छोटे जो है सूक्ष्म स्वरूप दिखने लग जाएगा। दूसरा पंचपिंडिका, ये इंपॉर्टेंट, ये आपको पता होना चाहिए। पंचपिंडिका में क्या क्या चीजें आएंगी, हस्तपाद और शिरसा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं आचार्य चरक क्या बोलते हैं इसके बारे में, सर्व इंद्रियाणी प्लस सर्वांग अंग अवयव। ठीक है, सभी जो है अंगअवयव प्लस इंद्रियां वो डेवलप हो जाएंगी थर्ड मंथ के अंदर। तो ये आपको पता होना चाहिए, यहीं पर याद कर लो। आगे जाके हम पढ़ेंगे, जैसे कि आचार्य सुश्रुत जो है थर्ड मंथ में बताते हैं सूक्ष्मो भवति, अंग प्रत्यंग विभागश्च सूक्ष्मो भवति, ऐसा बताते हैं ना। लेकिन आप जब फोर्थ मंथ में जाएंगे तो यही स्टेटमेंट को कैसे बोलेंगे, वो सर्वांग अंग प्रत्यंग विभागश्च प्रव्यक्तो भवति। ठीक है, और सेवंथ मंथ में बोलेंगे प्रव्यक्तर भवति। ठीक है, तो ध्यान होना चाहिए, 347 करके याद रख लो, इजी पड़ेगा। 347 यहाँ पे वर्ड यूज कर रहे हैं आचार्य सुश्रुत, सूक्ष्म। ठीक है, फोर्थ मंथ में वो बोलेंगे प्रव्यक्तौ, और सेवंथ मंथ में बोलेंगे वो प्रव्यक्तर भवति। ये सभी वो जो है अंग प्रत्यंग के बारे में आगे देखते हैं। अच्छा बच्चों, एक और पॉइंट जरूरी है आचार्य वाग्भट का, वो भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, वाग्भट के जो ये मासिक वृद्धि है उससे टिपिकल कुछ क्वेश्चंस फिक्स है ना, तो उन पर ज्यादा नहीं आपको फोकस करना। मेन जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा सुश्रुत, दूसरा जो है आचार्य चरक। ठीक है, तो सबसे पहले आचार्य सुश्रुत का याद हो जाए, तब जाके आप जो है आचार्य चरक के डिस्क्रिप्शन पर फोकस करेंगे। देन आफ्टर जो मैं इंपॉर्टेंट अलग से पॉइंट बता रही हूँ वो आप याद। ओके, चलिए, तो थर्ड मंथ में जो वाग्भट ने बताया है वो क्या बोल रहे हैं, सुख दुख यो, यानी जो बेबी है उसको सुख दुख के बारे में जो है वेदना पता लगने लग जाए, सुख दुख यो, तो ऐसी अनुभूति बेबी करने लग जाएगा कब, थर्ड मंथ। ओके, आगे चलते हैं, फोर्थ मंथ लेते हैं। फोर्थ मंथ में देखिए आचार्य सुश्रुत, तो जैसे मैंने आपको पहले बताया 347, एक तो वो ध्यान 347 किसके लिए था वो चीज, अंग प्रत्यंग के बारे में था। तो यहाँ पर वो लिखते हैं सर्वांग प्रत्यंग विभागः प्रव्यक्तौ भवेत्, तो आपको जो है ये वर्ड पकड़, प्रव्यक्तौ। ठीक है, दूसरा चेतना की उपस्थिति हो, इम्पोर्टेंट, चेतना आ जाएगी। दूसरा इंद्रिय। ठीक है, ये तीन जरूरी चीजें हैं फोर्थ मंथ में। पहला जो अंग प्रत्यंग है वो प्रव्यक्त हो जाएंगे, दूसरा चेतना की उत्पत्ति, और तीसरा इंद्रियार्थेषु। आचार्य चरक ने क्या बताया वो देख लेते हैं। पहला वो बोलते हैं स्थिरत्वम, की स्थिरता प्राप्त हो जाती है फोर्थ मंथ। तो आपने फैमिलीज में सुना होगा बड़े लोगों को बोलते हुए कि जो मिसकैरेज के चांसेस होते हैं वो 3 मंथ्स तक होते हैं, है ना। तो फोर्थ बेबी जो है सेफ रहते हैं, आगे चल के थर्ड मंथ तक ज्यादा प्रॉब्लम रहता है, रिस्क रहते हैं, है ना। तो रीजन क्या रहा, फोर्थ मंथ में बेबी जो है स्थिरता को प्राप्त हो चुका है। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बता रहे हैं, वो मदर के बारे में बता रहे हैं, गर्भिणी गुरु गात्रत्वम। ठीक है, कि गर्भिणी के जो भी गात्र हैं उसमें क्या आ जाएगी, गुरुता आ जाती है, अधिकम अपद्यते विशेषेण, विशेष रूप से गुरु गात्रता आ जाती है। ओके, तो इतना आपको जो है पता होना चाहिए फोर्थ मंथ के लिए। आगे चलते हैं फिफ्थ मंथ में। तो फिफ्थ मंथ में आचार्य सुश्रुत क्या बताते हैं, पंचमे मनः प्रतिबुद्धतरम भवति। ठीक है, जो मन है उसकी उत्पत्ति हो गई। ठीक है, दूसरा आचार्य चरक क्या वर्णन करते हैं, मांस शोणित उपचयो, तो मांस और शोणित इसका उपचय हो रहा है। इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, 2-3 पॉइंट्स आएंगे, उनको ध्यान से आपको एकदम याद करके चलना है। ठीक है, मान के चलिए अगर क्वेश्चन आएगा अगर मांस अनुमासिक वृद्धि से, तो मोस्ट
क्या कह सकते हैं, एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चन है वो ये होता है माम से शोणितुपचया। दूसरा गर्भिणी कार्यशर्या, कौन सा मंथ है वो भी 5th। तो क्यों माता कार्यशर्या हो रही है, क्योंकि बेबी का क्या हो रहा है, माम से शोणितुपचय हो रहा है ना, तो इसीलिए माता जो है दुबली पतली दिखाई देने लग जाएगी कब, 5th मंथ। आचार्य वाग्भट ने यहाँ पर चेतना के बारे में बताया कि 5th मंथ में जो चेतना आने लगती है फीटस में, तो ये अलग से पॉइंट देख लेना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं। आगे चलते हैं 6th मंथ। आचार्य सुश्रुत क्या बताते हैं यहाँ पर, षष्ठे बुद्धि। तो ऐसे थोड़ा सा ध्यान रख लो कि 6th क्लास में जो है तब जाकर हमें जो है बुद्धि आता है ना, षष्ठे बुद्धि। 5th मंथ में क्या था, मनः प्रति बुद्धितरः। 6th में क्या मिला हमें, षष्ठे बुद्धि के। आचार्य चरक का देख लेते हैं, वो बोलते हैं बलवर्ण उपचय। देखो अभी तक हमने क्या देखा, मांस शोणित उपचय। सबसे पहले क्या होगा, मस्कुलर डेवलपमेंट हो गया अभी तक बेबी का। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, बल और वर्ण, इस पर ध्यान दिया जाएगा, ठीक है, बलवर्ण उपचय। तो माता का क्या होगा, बलवर्ण हानि होगा, ये बेबी में हो रहा है, और बलवर्ण की हानि मदर में हो जाएगी, ठीक है ना, इजी है, बस थोड़ा सा देखते चलिए, है ना। 1-2 बार अगर आप वीडियो को बार बार रिवीजन देंगे ना तो आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आचार्य वाग्भट ने क्या बोला है, षष्ठे स्नायु सिरा रोम बल वर्ण नख त्वचा। तो अगर क्वेश्चन आता है ना कि नख की उत्पत्ति कब हुई है ना, या फिर स्नायु या फिर रोम की उत्पत्ति कब हुई है, तो आंसर क्या लगाओगे आप, 6th मंथ। सिरा रोम ना बल नख, तो ठीक है, इस पे क्वेश्चन आते हैं, नख की उत्पत्ति कब हुई, त्वचा की कब हुई, स्नायु की कब, रोम की कब हुई, ये 4 इंपॉर्टेंट। लेकिन अगर बल या वर्ण का पूछा गया तो आंसर किसका लगाएंगे आप, आचार्य चरक वाला। चलो बच्चों अब नेक्स्ट देखते हैं हम 7th मंथ। आई होप सो आप सभी को 6 मंथ याद हो गए होंगे। अब देखते हैं हम 7th मंथ। इसमें क्या बोलते हैं आचार्य सुश्रुत, जैसे मैंने आपको बताया था 3, 4, 7 याद रखना है ना। 3 में हमने क्या याद किया था कि अंग प्रत्यंग जो विभाग था वो कैसा था, सूक्ष्मो भवति। 4th में हमने पढ़ा प्रव्यक्तर भवति। 7th में हम क्या पढ़ेंगे, प्रव्यक्तर, ठीक है, प्रव्यक्तर ना, आपको पता चाहिए आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग। चरक जी का देख लेते हैं, वो क्या बताते हैं, गर्भः सर्वै भावै। इसमें क्या हो जाएगा, जो गर्भ है उसके अंदर सभी भाव आ जाते हैं, सर्वे भावै। तो सर्व भाव से क्या मतलब है उनका, जब आप ये चरक शारीर 3rd पढ़ते हैं, है ना, चरक शारीर 3rd पढ़ेंगे, वहाँ पे खुड्डा का गर्भावकुरण, तो उसमें आप देख षड्भाव का वर्णन किया हुआ है वहाँ पे, रसज, सात्मज, है ना, मात्रज, पित्रज, तो उसमें देखेंगे आप षड्भाव का उल्लेख आया है। तो यहाँ पर भी सर्वभाव कहने का मतलब भी वही है, गर्भ के अंदर सभी भावों का ये हो जाना, ठीक है। दूसरा क्या बोल रहे हैं वो, कि जो गर्भिणी है वो कैसे हो जाए, क्लांतमा भव, क्लांतमा बिल्कुल एकदम रेस्टलेस, है ना, लस्टरलेस, वो सारी चीजें जो है गर्भिणी में देखने को मिलेंगी। कब, 7। अगर मैं बोलूँ दूसरा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कौन सा है, तो ये क्लांतमा भव। आचार्य वाग्भट का देख लेते हैं। आचार्य वाग्भट क्या बताते हैं कि किस रोग की उत्पत्ति, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस की उत्पत्ति जो है कौन से मंथ, तो कब है बच्चों, 7, है ना। क्यों हुई 7th मंथ, चलो आप मुझे कमेंट सेक्शन में रीजन बताना कि क्या लॉजिक हो सकता है 7th मंथ क्यों हुई, किस। नेक्स्ट देखते हैं 8th मंथ। 8th मंथ से आपको दिमाग में याद आ जाना चाहिए बिल्कुल तुरंत एकदम, 8th मंथ बोले तो ओज का आ जाना। अब 8th मंथ में क्या होगा, ओज कभी माता के शरीर में जाएगा, कभी गर्भ के शरीर में जाएगा, है ना। तो इसलिए क्या होगा, कभी माता जो है एकदम खुश लगेगा और कभी एकदम थका हुआ दिखे, है ना। दूसरा 8th मंथ से आपको ध्यान रखना है कि ओज जो है वो आ चुका है बेबी, तो अस्थिर रहेगा, कभी माता के में रहेगा, कभी बच्चे का। ओके, नेक्स्ट देखते हैं 9th में आचार्य सुश्रुत क्या बता रहे हैं, तो यहाँ पर प्रसव काल की बात होगी अभी, है ना। आचार्य सुश्रुत क्या बताते हैं कि 9 to 12 मंथ इनमें जो है नॉर्मल आप डिलीवरी करा, 9 to 12, ठीक है। जबकि आचार्य चरक क्या बोलते हैं, 9 to 10, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, दूसरा इंपॉर्टेंट सेक्शन क्या आता है, वो है दौर्दयोत्पत्ति। अब हम समराइज्ड व्यू में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। ये पॉइंट्स आपको पता होने ही चाहिए। अगर आपके पास में लास्ट मिनट है, आप पूरा नहीं याद कर पा रहे हो, बहुत दिक्कत आ रहा है, तो कम से कम ये पॉइंट्स तो याद करके ही जा, ठीक है, इनको नहीं। तो पहला पॉइंट आता है दौर्दय। अलग अलग ऑथर्स ने अलग अलग जो है दौर्दयोत्पत्ति मानी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अष्टांग हृदय। अष्टांग हृदय कब बताते हैं, 2 मंथ्स। सबसे कम इन्होंने बताया है कि 2nd मंथ में जो है दौर्दयोत्पत्ति हो जाती है। आचार्य चरक और अगर काश्यप की बात करें तो इन्होंने मानी है 3 मंथ, ठीक है। आचार्य सुश्रुत इन्होंने मानी है 4 मंथ, ओके। और अगर अष्टांग संग्रह की बात करें तो ये बोलते हैं त्रिपक्ष पंचमान, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, त्रिपक्ष मतलब 45 डेज टू 5, ये आपको पता। दूसरा यहीं पर याद रख लो कि अगर आपने दौर्दय मानना है ना, अगर माता की दौर्दय मानना की, तो उससे क्या हानि हो सकती है, ये क्वेश्चन भी आ चुका, ठीक है। तो उससे क्या होगा, पहला गर्भ विनाश, और दूसरा क्या पॉसिबिलिटी दे रखी है, गर्भ वैरूप्य, ठीक है।